नमस्कार। चुनाव है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का और आज हम हैं वाराणसी में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। आज हम पूरा दिन बिताएंगे केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी के साथ और जानेंगे क्या है भाजपा की तैयारियां और क्या है उनकी भूमिका इस चुनावी संग्राम में। चलते हैं मनोज सिन्हा जी के साथ गाजीपुर और लौटेंगे वाराणसी। उनकी जनसभाओं और कार्यक्रमों को देखा जाएगा। केंद्रीय रेल राज्य और संचार राज्य मंत्री के साथ ईटीवी की टीम निकल पड़ी उनके दिन भर के कार्यक्रम का लेखा जोखा लेने। उनके साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनमोहन राय ने वाराणसी से गाजीपुर के बीच हवाई सफर के दौरान केंद्रीय मंत्री से कई अहम सवाल किए, जिसका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं गाजीपुर की तरफ, जहां जनसभाएं लगी हैं मनोज सिन्हा जी की। इसी दौरान हम लोग मनोज सिन्हा जी से जानेंगे जो चुनावी मुद्दे हैं और इस बार चुनाव में क्या अहम मुद्दे उठ रहे हैं। मनोज सिन्हा जी, बीच में काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आने लगे हैं। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कई विवादित बयान आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने गधे के ऊपर एक कमेंट किया। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कब्रिस्तान और शमशान वाला एक स्टेटमेंट दिया। बिजली रमज़ान पे आती है ज़्यादा, दिवाली दशहरे पे कम आती है। ये इन स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिबेट दूसरी तरफ घूमते हुए दिख रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी भाषण दिए हैं वो सोच समझ करके दिए हैं, और जो कुछ पिछले 4.5 वर्षों में इस सरकार ने किया है, मैं समझता हूं कि उसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बारे में बताया गया है। हाँ, ये सच है कि अगर कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करता है तो उचित जवाब भी उसको मिलना चाहिए। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा के अमित शाह जी ने कसाब वाला एक वक्तव्य दिया है। कहीं ना कहीं विपक्ष आपके ऊपर ये आरोप लगाता है कि भाजपा ध्रुवीकरण कराना चाह रही है, पोलराइजेशन कराना चाह रही है। ये एक आरोप बार बार भाजपा पे लगता है। नहीं, भाजपा मुख्यतः विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालने और एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। हास्य और विनोद, मैं समझता हूं कि ये भाषणों का अंश हुआ करता था और उसी संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए। जी, आपने अपनी राजनीति की शुरुआत भी बनारस से की थी, जहां प्रधानमंत्री जी बनारस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं लोकसभा में। बनारस के बारे में बार बार अखिलेश यादव जी का कहना है कि हमने ज़्यादा विकास किया, 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कहना है बिजली आ नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि बनारस में रिवर फ्रंट हम बना रहे हैं, बिजली हम दे रहे हैं, मेट्रो का काम हमने शुरू किया। प्रधानमंत्री बताएं कि उन्होंने काशी बनारस के लिए क्या क्या किया। इसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, एक तो मेट्रो के बारे में मुझे लगता है कि लोग जानते हैं कि जहाँ भी मेट्रो बन रही है उसमें भारत सरकार की फंडिंग रहती है। अभी बनारस में मेट्रो का निर्माण नहीं शुरू हुआ है, आगे आने वाले दिनों में उस पर बात होगी। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है या केंद्र सरकार का सवाल है, वाराणसी में मैं कह सकता हूँ कि बनारस की रिंग रोड, बनारस से गुजरने वाली जो भी सड़कें हैं, चाहे वो गाजीपुर को जा रही हो, आजमगढ़ को जा रही हो, इलाहाबाद को जा रही हो, चंदौली को जा रही हो, मिर्ज़ापुर को जा रही हो, सोनभद्र को जा रही हो, ये सभी 4 लेन की सड़कें बन रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भारत सरकार की देन है। वाराणसी और आसपास के जितने रेलखंड हैं, सबका दोहरीकरण और विद्युतीकरण मोदी जी की सरकार ने स्वीकृत किया है। वाराणसी में विद्युत व्यवस्था सबल बनाने के लिए और वाराणसी में बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए अंडरग्राउंड लाइनिंग का काम जो हो रहा है वो भारत सरकार कर रही है। और विद्युतीकरण की जो योजना है उसमें भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार या प्रदेश सरकारों को भारत सरकार मदद करती है।
वाराणसी में भारत सरकार ने विकास के अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और मैं कह सकता हूं कि आज वाराणसी का युवा, मैं समझता हूं, सोशल मीडिया पर मड़ुआडीह स्टेशन की तस्वीर डालता है। कैंट स्टेशन के यार्ड की रिमॉडलिंग और जो सबसे प्रमुख समस्या थी वो कंजेशन की थी। सारनाथ से गाड़ी ये चलती थी तो वाराणसी सिटी, कैंट और मड़ुआडीह के बीच इनकी स्पीड कम हो जाती थी, तो उसे हम दूर कर रहे हैं। उसके दोहरीकरण के काम को हम प्राथमिकता के आधार पर ले रहे हैं। DLW जो डीजल लोकोमोटिव बनाने का एक संयंत्र है, उसके क्षमता में भारी विस्तार किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो चिकित्सालय है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के इलाज का प्रमुख केंद्र है, वह एक उच्चीकृत अस्पताल बनने जा रहा है। तो ये सारे काम प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने किए हैं और मैं समझता हूँ कि वाराणसी आने वाले दिनों में क्योटा की तरह एक सांस्कृतिक राजधानी तो है ही है, उसकी पुरानी हेरिटेज भी सुरक्षित रहेगी। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। जी, प्रधानमंत्री जी ने अभी एक वक्तव्य दिया कल की रैली में कि कानपुर के पास जो ट्रेन हादसा हुआ था, इसमें कई मौतें हुई थी, उसके पीछे सीमा के पार कुछ आतंकवादी संगठनों का भी हाथ हो सकता है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में एक अरेस्ट भी हुआ था। ये कौन ही साजिश कर रहा है? क्या आपकी जांच रिपोर्टें क्या कह रही हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी जब कोई बात कहते हैं तो वो पुख्ता सबूत के आधार पर कहते हैं। कानपुर के पास जो पोखरावा में हादसा हुआ था, आपको ध्यान होगा, बिहार में मोतिहारी एक जगह है, मोतिहारी पुलिस ने कुछ लोगों को नेपाल से गिरफ्तार किया था। उसमें एक मोती पासवान नाम का आदमी था जिसने कहा कि ISI रेल पटरियों पर विस्फोट करने के लिए प्रति विस्फोट हमें 3 लाख रुपया देती थी। मामला CBI को रेल मंत्रालय ने जांच के लिए भेजा। अभी दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में जो रेल दुर्घटना हुई, उसमें भी कुछ इस तरह के इनपुट आए थे, तो NIA जांच कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये सच है कि सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा ये काम कराए जा रहे हैं और गृह मंत्रालय के हम संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री जी के पास सारी सूचनाएं हैं और जो उन्होंने कहा है वो सच है। जी, ये आतंकी घटनाएं क्या यूपी के चुनाव के आगे पीछे सुनियोजित तरीके से की जा रही हैं ताकि यूपी के चुनाव में भी इसका प्रभाव हो? क्योंकि इसकी टाइमिंग चुनाव के ठीक पहले, बीच में हमने देखा कि कई जगह पटरियां कटने की भी घटनाएं आई जो चुनाव के ठीक बीच में आ रही थी। तो क्या इनका उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी कोई रिलेशन हो सकता है? अब ये पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा सकती है। जी, लगातार मायावती जी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का एंटी दलित माइंडसेट है। वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी पे और अमित शाह जी पे लगातार हमले कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी में तमाम समाजवादी पार्टी के नेता छोड़ के गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को तोड़ के अपने में विलय किया है। तो आपको चुनाव जैसे आधा पूरा हो गया है और कुछ चरण बाकी हैं, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से है कि बहुजन समाज पार्टी से? जहाँ तक दलित विरोधी होने की बात है, मैं इसे पूरी तरह नकारता हूँ और मैं समझता हूँ कि जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, दलित विकास हमारे एजेंडा में रहा है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुमत का सवाल है, तो अब 4 चरण के चुनाव के बाद स्पष्ट हो गया है कि इन 4 चरणों में ही हम 175 के ऊपर सीटें जीत रहे हैं और भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। लड़ाई ये है कि दूसरे स्थान पर कौन रहेगा, कांग्रेस और सपा का गठबंधन या बसपा, इसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं। पहला स्थान तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित हो गया है और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरा स्थान प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन देख रहे हैं आप? नहीं, मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है। 14 वर्षों से सपा बसपा के शासन से लोग ऊब गए हैं और अभी तक दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश पर बीमारू राज्य का ठप्पा लगा हुआ है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इस बात से, इस तथ्य से परिचित हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है और इसलिए उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। जी, आप भारी बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं,
175 सीट अभी तक आप जीत गए, आपका ये दावा है। अगर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, सरकार में आती है, तो एक बड़ा प्रश्न लगातार जनता जानना चाह रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री को लेके भारतीय जनता पार्टी का कौन कैंडिडेट है, इसको लेके बहुत चर्चा है। देखिए, अलग अलग प्रदेशों में रणनीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड फैसला करता रहा है। अनेक चुनाव में हमने बिना चेहरा सामने रखे हुए चुनाव लड़ा और वहाँ सरकारें हमने बनाई हैं। उदाहरण आपके सामने है महाराष्ट्र के, हरियाणा के, झारखंड के। उत्तर प्रदेश में भी मैं समझता हूँ कि संसदीय बोर्ड ने किसी का चेहरा न सामने रखा जाए ये तय किया और इसी आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अनेक योग्य लोग हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अनुभवी लोग हैं, क्षमतावान लोग हैं। और चुनाव बीत जाने दीजिए तो विधानमंडल दल और भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये आपने योग्य लोगों की बात की, एक नाम प्रमुखता से बार बार लिया जा रहा है आपका खुद का, मनोज सिन्हा जी का, कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है और मेरे पास ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी के अध्यक्ष जी ने या पार्टी ने एक दायित्व दिया है दूरसंचार का और रेल का। मैं उसको अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा हूं और मैं उसमें प्रसन्न हूं और मैं कह सकता हूं कि उस काम को और आगे आने वाले दिनों में मुझे तेज गति से बढ़ाना है, देश के विकास में अपना अहम योगदान देना है। बट अगर आपको पार्टी ये दायित्व देती है कि आप लखनऊ जाइए, उत्तर प्रदेश का काम संभालिए, मुख्यमंत्री का पद संभालिए, मुझे लगता है कि पार्टी में क्या विचार हो रहा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं मानता हूं कि पार्टी इसी जिम्मेदारी पर मुझे रखना चाहेगी। जी, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ छोटी क्षेत्रीय दलों से भी गठबंधन किया है और उनके साथ चुनाव लड़ रही है। चुनाव बनाने के अगर कगार पे आती है पार्टी, तो इस गठबंधन के जो पार्टनर हैं उनको भी गवर्नमेंट में, सरकार में भागीदारी मिलेगी। भारतीय समाज पार्टी और अपना दल के साथ हमने तालमेल किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये हमारे सहयोगी दल हैं, इनको कुछ सीटें हमने दी हैं और स्वाभाविक रूप से जब वो हमारे साथ हैं तो सरकार में भी साथ रहेंगे, चुनाव में साथ साथ भागीदारी कर रहे हैं तो सरकार में भी भागीदारी करेंगे। जी, आप गाजीपुर से सांसद हैं। गाजीपुर और बनारस दोनों आपकी कर्मभूमि रही, लेकिन गाजीपुर से मुख्तार अंसारी का परिवार भी आता है, उनका एक भाई वहाँ से चुनाव भी लड़ रहा है। मुख्तार अंसारी को बहुजन समाज पार्टी ने लिया ये सोच के कि एक समूह, एक समुदाय विशेष का वोट बैंक उनको मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की गाजीपुर और मऊ के बेल्ट में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से चुनाव में आगे बढ़ रही भाजपा? देखिए, जो पूरे उत्तर प्रदेश का वातावरण है वही वातावरण गाजीपुर का है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं सांप्रदायिकीकरण का, मैं समझता हूं कि वो खुद सांप्रदायिक हैं। अपराधी तत्वों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर बहुजन समाज पार्टी ने, मैं समझता हूं, ये संदेश दिया है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी की सरकार ने अपराधियों को प्रश्रय दिया, बहुजन समाज पार्टी भी वही काम करना चाहती है। और मैं तो देख रहा हूं पिछले 13-14 वर्षों से ये जितने अपराधी हैं ये कभी साइकिल पर चढ़ते हैं, कभी हाथी पर चढ़ते हैं। ये दोनों का डीएनए एक है अपराध के मामले में। और एक बार मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो गाजीपुर की 7 की 7 सीटें लोकदल जीती थी। उस इतिहास को इस बार हम दोहराने जा रहे हैं और गाजीपुर की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने जा रही है। हवाई सफर के बाद केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा गाजे बाजे के साथ सभा स्थल की ओर बढ़ गए। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनमोहन राय जनता का मूड भांपने के लिए गाजीपुर सदर की आम जनता के बीच शामिल हो गए।
अब हम पहुंच गए गाजीपुर की सदर विधानसभा सीट पे, जहां मनोज सिन्हा जी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देखते हैं क्या कहना है मनोज सिन्हा जी का और पब्लिक का। इसलिए जो समय बचा है, पूरा श्रम, पूरी शक्ति, पूरा परिश्रम लगा करके विजय तो कोई रोक नहीं सकता है। मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जीत का अंतर इतना होना चाहिए कि सपा बसपा दोनों मिल जाएं तो भी भाजपा का वोट उससे ज्यादा हो। यही निवेदन करते हुए आगे की सभा में जाना है। गाजीपुर सदर के बाद केंद्रीय मंत्री जी का उड़न खटोला गाजीपुर के गुरैनी विधानसभा की ओर उड़ चला। हजारों की तादाद में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अब हम यहाँ से चलेंगे सैदपुर और सैदपुर से बनारस, लेकिन उसके पहले मनोज सिन्हा जी से एक सवाल। मनोज सिन्हा जी, आपका स्पीच में लगातार सुन रहा हूँ, नोटबंदी क्या कोई इशू होगा वोट देते वक्त पब्लिक के दिमाग में? नोटबंदी का पॉजिटिव या नेगेटिव क्या इशू है? मैं समझता हूं कि देश का सामान्य आदमी, गरीब आदमी इस फैसले से बहुत प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी को इसका भारी लाभ चुनाव में मिलने जा रहा है। यहाँ पे जो प्रत्याशी है भारतीय सुहेलदेव पार्टी के, उन्होंने आपको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया, तालियां भी बजवा दी। इस पे मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि क्या मुख्यमंत्री कैंडिडेट का अगर दायित्व पार्टी आपको देती है तो आपका क्या दायित्व रोल रहेगा? नहीं, वो भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार को भाजपा के बारे में क्या मालूम है। उसने उत्साह में कुछ ऐसी बात कह दी है। मेरे पास पहले से जिम्मेदारी है, उसी जिम्मेदारी का निर्वहन मुझे करना है और उसमें मैं प्रसन्न हूँ। उत्तर प्रदेश आने का कोई प्रश्न नहीं। गाजीपुर के गुरैनी विधानसभा के बाद मंत्री जी का हेलीकॉप्टर ईटीवी की टीम के साथ अगले पड़ाव के लिए रवाना हुआ, लेकिन हमारे पॉलिटिकल एडिटर केंद्रीय मंत्री पर लगातार सवालों की बौछार करते रहे। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का हेलीकॉप्टर जखनिया विधानसभा के बारोडी गांव में उतरा। अब हम पहुंच गए जखनिया विधानसभा सीट की बारोडी गांव पे, जहां मनोज सिन्हा जी अपनी तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार वो नोटबंदी पे और कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पे भाषण में अपने लोगों को बता रहे हैं। जखनिया विधानसभा के बारोडी गांव में मंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन ईटीवी के पॉलिटिकल एडिटर सभा में मौजूद लोगों के मन की असली बात जानने के लिए भीड़ में शामिल हो गए। 8 मार्च को आप सबके मतदान से इस बात का फैसला होगा। ये महज विधायक बनाने का चुनाव नहीं, महज उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का भी चुनाव नहीं। मैं मानता हूं कि भारत के भावी राजनीति की दिशा तय करने वाला ये चुनाव है। कुछ दिनों पूर्व विधान परिषद के लिए मतदान हुए थे उत्तर प्रदेश में। यूं तो चुनाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 3 पर भाजपा के उम्मीदवार जीते और 1 पर एक निर्दल जिसे भाजपा का समर्थन था वो विजयी हुआ। मैंने 5 में 4 भाजपा। ये उत्तर प्रदेश का मिजाज बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं। 262 सीटों के चुनाव हो गए, वोट पड़ गए। हमारे जो प्रखर विरोधी थे प्रबलतम विपक्षम, प्रथम चरण से जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली है वो धीरे धीरे सुनामी का रूप लेती जा रही है। यहाँ तो चुनाव अंतिम चरण में है, 7वें चरण में ये सुनामी का ऐसा स्वरूप बनने वाला है कि साइकिल, हाथी, पंजा सब हिंद महासागर के उस पार जाएगा। केवल कमल 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 और उसके सहयोगी छड़ी रह जाएगा, बाकी कोई रहने वाला इस प्रदेश में नहीं है। ऐसा वातावरण बना। देखते हैं यहाँ के जो युवा लड़के हैं वो किस आधार पे वोट देंगे, आपका वोट किस आधार पे देंगे, जाति के आधार पे,
पार्टी के आधार पे कि क्या मुद्दे होंगे? सर हम लोग का शिक्षा होगा, यहाँ जो विकास होगा, प्लस बेरोजगारी जो है सपा में नहीं थी, वो सपा का हटाने के लिए और बीजेपी को लाएंगे, रोजगार देंगे, युवा को रोजगार मिलेगा, ये सब सर। और सर पार्टी को जिताने बीजेपी को देंगे, अखिलेश भैया को नहीं देंगे? क्या आप किस मुद्दे पे देंगे भारतीय जनता? आप मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं सर, काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश को अच्छे विकास पे ले जा रहे हैं, इसीलिए हम उनको लाइक कर रहे हैं। अच्छी तुम कैसे दोगे वो? मोदी सरकार को देंगे सर। जखनिया के बरौड़ी गांव से सभा को संबोधित करने के बाद मंत्री जी का वायुयान सैदपुर विधानसभा की ओर उड़ चला। सैदपुर पहुंचने पर मंत्री जी वहां बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करने की अपील करते दिखे। बच्चों को पढ़ाने में, उसका भविष्य बनाने में अटल पेंशन योजना गांव में शुरू हो गई। उम्र 18 वर्ष है, उस योजना से जुड़ जाइए। घर में ही अपने चाय बनाएगा, दीदी से नहीं, गरम चाय लेके बाबू एकदम घर में डाल ले रही, वो दर बराबर बना रहेगा। और वहां से ईटीवी की टीम के साथ वाराणसी की ओर रवाना हो गए। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री से कुछ अनसुलझे सवाल किए गए। अब हम आ गए हैं बनारस, जहां मनोज सिन्हा जी के और तमाम कार्यक्रम लगे हैं। चलते चलते उनसे आखिरी कुछ सवाल। मनोज सिन्हा जी, शीला दीक्षित जी ने कहा कि राहुल गांधी जी एक अभी इमेच्योर लीडर हैं, उनको मैच्योर होने में बहुत वक्त लगेगा, और आपके एक नेता, वरिष्ठ भाजपा के नेता, उन्होंने अखिलेश यादव जी को अप्रेंटिस बोला। ये किसने किसके बारे में क्या बोला, इस पर प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है उचित नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी का मामला है, वो खुद देखें क्या धारणा है 3 टर्म मुख्यमंत्री रहे हुए महिला की उनके नेता के बारे में। जी, केंद्रीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, क्या यहाँ भी वो आएंगे, कोई रैली रोड शो करेंगे? स्वाभाविक रूप से पूर्वांचल में उनके कई कार्यक्रम हैं और संसदीय क्षेत्र में भी वो निश्चित रूप से आएंगे और कार्यक्रम करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। ये थे केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी। इनके साथ आज हमने पूरा दिन बिताया, जनसभाएं की। नमस्कार।